नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन डॉक्टर हरमन सिंह राठौड़। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर हरमन सिंह राठौड़ पिछले 10 वर्षों से यूरोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप लंबा एक अनुभव है आपकी यूरोलॉजिस्ट के रूप में, किस तरह की बीमारियां यूरोलॉजी के अंदर आती है और इन बीमारियों से बचने के लिए क्या सावधानी, सामान्य जो बातें हैं सावधानी वो लोगों को रखनी चाहिए? देखिए, यूरोलॉजी जो डिपार्टमेंट है ये एक सर्जिकल डिपार्टमेंट है और इसमें मेनली जो प्रॉब्लम्स आती है, मुख्यतः जो प्रॉब्लम्स देखी जाए तो वो सबसे पहले तो किडनी स्टोन, जो बहुत ही कॉमन है। किडनी स्टोन वो हो सकता है किडनी में हो या नली के अंदर यूरेटर में हो या पेशाब की थैली में, जिसे यूरिनरी ब्लैडर स्टोन कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। सेकंड, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स यूरोलॉजी से रिलेटेड होती है वो पुरुषों में होती है आफ्टर द एज ऑफ 50, तो उनको प्रोस्टेट की समस्या होती है। थर्ड जो कॉमन समस्या होती है और महिलाओं में वो कॉमन होती है वो होती है यूरिनरी इन्फेक्शन या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाना। वो काफ़ी बॉदरसम और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस होती है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। फोर्थ जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम होती है कैंसर से संबंधित। जो यूरोलॉजिकल कैंसर, वो कैंसर हो सकता है किडनी का हो सकता है वो नलियों का हो सकता है ब्लैडर का हो या फिर प्रोस्टेट का कैंसर हो। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे बच्चों में जो जेनेटेलियाज होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। एक बहुत ही बॉदरसम प्रॉब्लम्स जो मेल्स में होती है वो होती है पेशाब के रास्ते का सिकुड़ जाना, जिसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बार बार उनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है, बार बार उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, बार बार उनकी सर्जरीज होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स वो है। तो कॉमन प्रॉब्लम्स यही है। आपने सब स्टोन के बारे में बताया। स्टोन काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत कॉमन है। और क्या कारण क्या होता है इस स्टोन के होने का, और जो उपचार जो है वो इसका किस तरह से होता है? क्योंकि पहले तो सर्जरी ही एक मात्र ऑप्शन होता था और वो भी इसमें भी चीरा लगा के और सर्जरी की जाती थी। वर्तमान दौर में किस तरह से उसका उपचार होता है? देखिए, स्टोन बनना और स्टोन का ट्रीटमेंट दोनों ही काफ़ी एडवांस्ड हो चुके हैं आजकल। इतना प्रॉब्लम्स नहीं है स्टोन के ट्रीटमेंट को लेके। जैसा आपने फर्स्ट पूछा कि स्टोन के बनने के क्या कारण है, तो बनने का जो कारण है ये मेनली अपने इस एरिया में अगर देखा जाए, राजस्थान में देखा जाए, राजस्थान एक ड्राई जोन है, तो यहाँ क्या वेदर ड्राई रहता है। वेदर ड्राई होने की वजह से हमारा जो यूरिन बनता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यूरिन जो बनता है वो काफ़ी कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है और उस कंसनट्रेटेड यूरिन की वजह से वो प्रेसिपिटेट होता है, जम जाते हैं सॉल्ट्स, और वो स्टोन फॉर्मेशन का एक कारण बनता है। दूसरा बड़ा कारण होता है अपने इस इलाके में सॉल्ट इंटेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम खाने में नमक ज़्यादा लेंगे, पानी हमारा कंजप्शन कम रहता है, तो स्टोन फॉर्मेशन बनना, जो स्टोन का बनना होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर देखा जाए बाकी इलाकों के बजाय, तो इस एरिया में स्पेशली राजस्थान जो है ड्राई जोन है, इस एरिया में स्टोन फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। फूड हैबिट्स थोड़ी सी हमारी इस तरह से हैं क्योंकि हम ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं, ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं। उसके अलावा स्टोन फॉर्मेशन जो आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी बढ़ गया है, वो है जंक फूड की वजह से। जंक फूड में सॉल्ट ज़्यादा होते हैं। और इसका फोर्थ और सबसे जो कॉमन और सबसे अवॉइडेबल जो कारण बनता है वो है ओबेसिटी। जिनमें मोटापा होता है या लैक ऑफ एक्सरसाइज जिनको होती है, वो उन लोगों में स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट को अगर देखा जाए तो ट्रीटमेंट इसमें दोनों ही तरह के होते हैं। ट्रीटमेंट इसमें मेडिकल भी होता है और सर्जिकल भी होता है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट उन लोगों में किया जाता है अगर स्टोन ज़्यादा फंसा हुआ नहीं है, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है या वो किडनी को डैमेज नहीं कर रहा हो, तो उन लोगों को मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट की भी अगर बात की जाए तो ऐसे चीर फाड़ वाली सर्जरी आजकल स्टोन में नहीं की जाती है। इनफैक्ट अभी और नई इन्वेंशंस भी इस तरह के आए हैं और जो आजकल हम लोग कर भी रहे हैं, वो डे केयर टाइप के प्रोसीजर्स हैं कि सुबह पेशेंट आता है, अपने स्टोन का ट्रीटमेंट कराता है, शाम को घर चला जाता है, नेक्स्ट डे अपने ड्यूटी पर भी चला जाता है। तो लेज़र से स्टोन ट्रीटमेंट किया जाता है। यूरिन का रास्ता है, उस रास्ते के थ्रू ही हम किडनी तक या यूरेटर तक या ब्लैडर तक जाके
करके स्टोन को डस्ट कर देते हैं और उसको वॉश आउट कर देते हैं। तो एज सच स्टोन को लेके ऐसे कोई बड़ी सर्जरीज या स्टोन की सर्जरी की वजह से कोई बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी हो जाती हो, जिनको बाद में बहुत रेस्ट करना पड़ता हो, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा नहीं है। स्टोन की सर्जरीज बहुत सेफ है और इसको बहुत ईजीली हैंडल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर हम देखा जाए, स्टोन में मिथ बहुत हैं, क्योंकि स्टोन को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि स्टोन अगर हो गया तो देसी दवाई ले लेते हैं, ये खा लेते हैं, क्वैक से मिल लेंगे, वो कुछ बबूत खिला देगा, ये कर देगा। इन सब से क्या होता है, बहुत बार हमारे पास जब तक पेशेंट आता है तब तक उसकी किडनी डैमेज हो चुकी होती है, और ये बहुत कॉमन है, ये अनकॉमन नहीं है। महीने में कम से कम 2 या 3 केसेस हमारे पास इस तरह के आते ही हैं जिनका स्टोन की वजह से किडनी डैमेज हो। तो स्टोन को लेके और ट्रीटमेंट को लेके इतना ज़्यादा हमें लेजी नहीं रहना है, हमें तुरंत उसका इलाज कराना। हो सकता है वो मेडिकली ट्रीट हो जाए, हो सकता है वो सर्जिकल हो। सर्जिकल भी अगर है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ए वेरी बिग इश्यू, बहुत इजीली उसको हैंडल किया जा सकता है, बिना किसी बहुत कॉम्प्लिकेशंस के ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके नहीं बैठेंगे, स्टोन हो गया तो मैंने बबूत खा रहा हूँ, मैं 15 दिन से बबूत खाए जा रहा हूँ, अपना किडनी इधर से काम करना बंद हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, या फिर फाइनली हमें ऐसी स्थिति में अस्पताल पहुँचने जब हमारा किडनी निकालने के अलावा कोई कारण नहीं, कोई दूसरी कोई वजह नहीं बचती है किडनी को सेव करने की। तो बेटर है टाइमली ट्रीटमेंट कराएं और बहुत इजीली इसको ट्रीट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जिसको स्टोन की बीमारी हो गई, वो उसने ट्रीटमेंट से ठीक भी हो गया, तो वो अपनी क्या नॉर्मल लाइफ जी सकता है? उसको क्या सावधानियां रखनी चाहिए या एकदम नॉर्मल है? देखिए, सावधानियां जो रखनी चाहिए वो, अगर आपको स्टोन हुआ है तो और आपको चांसेस है डेफिनेटली कि आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में फिर से स्टोन हो सकता है। तो 2 कारण मैंने स्टोन के बताए। आपको फ्लूइड इंटेक अच्छा रखना है, पानी अच्छे से पीना है। पानी कितना पीना है, बहुत सारे लोगों में इस तरह के मिथ होते हैं कि कितना पानी पिए। हमारे पेशेंट होते हैं, उनको भी हम कहेंगे पानी अच्छा पीना, तो उनका सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब कितना पानी पिए। तो एग्जैक्ट कोई मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि आप ऐसे में बैठ के काम करते हैं तो आपके लिए 2 से 2.5 लीटर पानी पियोगे आप तो 2 से 2.5 लीटर आपको यूरिन हो जाएगा, दैट्स ऑल राइट। बट जो फील्ड में काम कर रहा है, एक किसान है, उसके लिए अगर 2 लीटर यूरिन उसको प्रोड्यूस करना, तो उसको हो सकता है कि 10 लीटर पानी पीना पड़े। तो ये वेरिएबल है कि अगर आपका काम कैसा रहता है। अगर आप ड्राई वेदर में रहते हैं, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको पानी डेफिनेटली ज़्यादा पीना पड़ेगा। एक मोटा मोटी आइडिया इसका ऐसे लगाया जा सकता है कि आपका यूरिन जो है वो बिल्कुल पानी के कलर का होना चाहिए, वो डार्क नहीं होना चाहिए, येलो नहीं होना चाहिए। अगर आप येलो यूरिन कर रहे हैं दैट मीन्स आप पानी कम पी रहे हैं। सेकंड, आपको सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, जंक फूड मिनिमाइज कर देना चाहिए। ऑल चॉकलेट प्रोडक्ट्स हैं या फिर आपके ऐसे कोई प्रोडक्ट्स जिनकी वजह से अपनी ओबेसिटी बढ़ रही है, अपन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से स्टोन प्रिवेंशन किया जा सकता है। दोस्तों, आपने प्रोस्टेट के बारे में बताया की बात की थी, ये क्या होता है और क्या किस तरह से इसका उपचार जो है वो संभव है? देखिए, प्रोस्टेट पुरुषों में होता है और प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो सेमाइनल फ्लूइड बनाती है। एज 50 के बाद में पुरुषों में इसका साइज बढ़ने लगता है, साइज में वृद्धि होती है, और जब ये साइज इसका बढ़ता है तो ये यूरिन के रास्ते को, ब्लैडर का जो नेक होता है, मुंह होता है, उसको ब्लॉक करना शुरू कर देता है। धीरे 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 ये ब्लॉक करता है। इससे क्या होता है कि यूरिन का फ्लो कम हो जाता है और पार्ट ऑफ यूरिन ब्लैडर के अंदर रुकने लग जाता है। इसमें भी ऐसा ही है कि अगर हम इनिशियल स्टेज में डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो इसके जो साइज बढ़ रही है उसको अरेस्ट कर देती है, उसको रोक देती है, इनफैक्ट रिग्रेस भी कर देती है। पर अगर बहुत लंबे टाइम तक इसको अवॉइड करते हैं तो फिर ऐसा होता है कि बार बार आपको यूरिन करना पड़ रहा है, यूरिन में जलन दर्द भी होता है, इन्फेक्शन भी हो जाता है, और ट्रीट नहीं कराएं तो यूरिन कई बार बंद भी हो जाता है। उस स्थिति में जब यूरिन बंद हो गया हो, वापस ठीक नहीं हो पा रहा हो, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। इसका ऑपरेशन भी पूरी तरह से एंडोस्कोपिक ऑपरेशन है, लेजर और दूरबीन से किया जाता है, किसी तरह की कोई चीर फाड़ की इसमें ज़रूरत नहीं होती है और बहुत सेफ ऑपरेशन है। इसमें जो लेज़र ऑपरेशन है वो इनफैक्ट जिन पेशेंट्स को चाहे हार्ट की समस्या है या फिर उनको न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उन लोगों में भी ये ऑपरेशन पूरी तरह से सेफ़ है और 2 से 3 दिन में ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और अपना नॉर्मल दिनचर्या जीते हैं। मतलब यूरिन इन्फेक्शन जो है वो महिलाओं में उसकी काफ़ी समस्या होती है, काफ़ी शिकायत महिलाओं में आती है। ये क्या कारण है यूरिन इन्फेक्शन का होने का?
देखिए, यूरिन इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण हैं, पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में होता है। जैसा आपने बताया, महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है ये। कारण क्या होता है, महिलाओं में जो यूरिथ्रा होता है, बेसिकली पेशाब का रास्ता, उसकी बनावट इस तरह की होती है कि वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन को कैच करता है। रास्ता शॉर्ट होता है, इसलिए बहुत जल्दी इन्फेक्शन ब्लैडर के अंदर चला जाता है, और एक बार अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो उसके बार बार होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, अनलेस अदरवाइज कि आप पूरा ट्रीटमेंट नहीं ले लो। तो एक कारण ये होता है। दूसरा, महिलाओं में जो मेनोपॉजल एज होती है उसमें हार्मोनल कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशाब का रास्ता भी कई बार उनका सिकुड़ जाता है मेनोपॉज एज में, हार्मोन कम होने की वजह से, तो भी पूरा यूरिन नहीं निकलता है, कुछ यूरिन ब्लैडर में रुकता है और उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। पुरुषों में भी स्टोन की वजह से या प्रोस्टेट की वजह से या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इस तरह की कुछ होती है, और उसमें बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन्फेक्शन के कारण को ढूंढा जाए। हम एक बार इन्फेक्शन हुआ, किसी भी को दिखाया नहीं दिखाया, मेडिकल से दवाई ले ली हमने और एक बार इन्फेक्शन ठीक हो गया, उससे ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, वो वापस रिकवर होना ही होना है। तो हमें इन्फेक्शन के कारण तक जाना है, इन्फेक्शन हुआ क्यों और उसके कारण का निवारण करना है, तभी इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो पाएगा। ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर क्या आ चुका है, या अगर ये पूरी तरह से ठीक होता है या इस बीमारी के साथ ही जीवन को? नहीं, पूरी तरह से ठीक हो सकता है, पूरी तरह से। ट्रीटमेंट में ऐसा है, अगर आपके पेशाब का रास्ता सिकुड़ा हुआ है तो उसको रास्ते को अपने को खोलना पड़ेगा ताकि पेशाब अंदर रुके नहीं। अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है तो प्रोस्टेट को ठीक करना, स्टोन की समस्या है तो स्टोन को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम इन्फेक्शन के कारण को वहीं बना के रखेंगे और सिर्फ एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो आपको वापस होना ही होना है। डेफिनेटली हो सकता है एक टाइम के लिए 2 महीने 3 महीने आप बिना इन्फेक्शन के निकल गए, लेकिन उसके बाद आपको फिर से इन्फेक्शन होना ही। हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर राठौर से हमारी वार्ता का दौर जारी रहेगा। 24 के रण का बच चुका है बिगुल। श्री राजस्थान ने भी कस ली है कमर। चुनाव की हर बारीकी पर होगी हमारी पहली नजर। लोकसभा चुनाव की हर खबर का करेंगे विश्लेषण। हम दिखाएंगे हर सीट की टक्कर का सटीक ब्यौरा। मुद्दों की हर धुरी को सामने रखेगी जी राजस्थान की टीम। 2024 के सड़क के घमासान से शपथ तक की सबसे बड़ी कवरेज के लिए आज से, अभी से, हमेशा के लिए बने रहिए लगातार। सबसे विश्वसनीय और सबसे मजबूत टीम जी राजस्थान के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमन सिंह राठौर। डॉक्टर साहब, 2-3 तरह की बीमारियों के बारे में आपने हमको बताया। यूरोलॉजिकल कैंसर जो है वो क्या बीमारी है और कैसे ये होता है, और कैंसर का नाम आते ही तो लोगों की टेंशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कितना घातक है और क्या इसका उपचार संभव है? देखिए, कैंसर डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, और अभी जो जैसे टाइम आ रहा है उसमें कैंसर्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स ऑफ कैंसर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यंग एज में भी काफ़ी ज़्यादा कैंसर डिटेक्ट हो रहे हैं, और कैंसर कई बार एडवांस स्टेज तक चला जाता है तो उसका ट्रीट होना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। यूरोलॉजिकल कैंसर वास्तव में घातक कैंसर है। अगर हम किडनी के कैंसर की बात की जाए, यूरेटर के कैंसर की, या फिर ब्लैडर के कैंसर की बात करें तो वो वास्तव में घातक है। प्रोस्टेट का कैंसर जो होता है वो इतना घातक नहीं होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है यूरोलॉजिकल कैंसर का, मोस्ट कॉमन जो कारण है कैंसर होने का वो है टोबैको स्मोकिंग। तो टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग ही इसका मेन कारण है। तो सबसे बड़ा जो हर तरह के कैंसर में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट करता है टोबैको, वही एक इसका भी सबसे बड़ा कारण है। बट अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि किडनी का कैंसर है या ब्लैडर का या यूरेटर का कैंसर है, अगर इसको हम सर्जिकली पूरी तरह से निकाल पाएँ, मतलब मरीज़ हमारे पास तभी पहुंच जाए जब ये ऑर्गन कन्फाइंड डिजीज़ हो, मतलब कि किडनी का कैंसर सिर्फ किडनी तक है या ब्लैडर का कैंसर सिर्फ ब्लैडर तक ही है,
तो इसको ऑपरेशन से पूरी तरह से निकाला जा सकता है और पूरी तरह से मरीज स्वस्थ हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो 7, 8, 10 साल पहले जिनका ऑपरेशन किया था वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पर अगर ये एक बार कैंसर किडनी के अलावा और कहीं चला गया, जैसे ये लंग्स में चला गया, ये लीवर में चला गया या ब्रेन में चला गया, तो बाकी जो कैंसर होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हेल्पफुल होती है, इन कैंसर्स में वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। तो सर्जिकली अगर हम इसको रिसेक्ट कर पाएँ, कैंसर अगर हमें इस स्टेज तक मिल जाता है तो इसको पूरी तरह से निवारण किया जा सकता है। कैंसर 100% ट्रीटेबल है। पर एडवांस पहुंच जाए और हमें पता ही नहीं चले और कैंसर जो है वो दूसरे ऑर्गन्स में भी चला गया है, तो उसके बाद इनका जो फैट है कैंसर्स का वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, वो ख़राब है। अब इनके ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रीटमेंट डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर किडनी का एक साइड की किडनी का कोई कैंसर होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ किडनी को बचा लेते हैं और केवल गांठ को निकाल के और उस किडनी को भी प्रिजर्व करते हैं। दूसरा, ब्लैडर का कैंसर जो है वो अगर विद इन द ब्लैडर वॉल है तो उसको पूरी तरह से दूरबीन से निकाला जा सकता है, उसमें और कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके बाद में कुछ मेडिसिन दी जाती है। या फिर पेशाब की थैली का कैंसर, जो पेशाब की थैली को पूरा क्रॉस कर लिया है उसने, तो पूरी पेशाब की थैली को रिमूव करके हम नई पेशाब की थैली बना देते हैं, जिसको न्यू ब्लैडर कहते हैं, तो वो उस तरह से पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार हमें पता चल गया और हम उसके बाद भी नेग्लेक्ट करें, देसी दवाई खाएं, ये करें या वो करें, तो वो एक वाइज डिसीजन नहीं है। बेटर है यूरोलॉजिकल कैंसर्स में हमें एक दिन का भी वेट नहीं करना, तुरंत, क्योंकि अगर हमें मौका मिला है ऑपरेशन का तो 100% हमें ऑपरेशन करवा के उसको पूरी तरह से क्योर करना चाहिए। अगर इसकी बात करें यूरोलॉजिकल कैंसर की, क्या इसकी सिम्टम्स होते हैं? अगर किसी को कोई इस तरह की पहले बीमारी नहीं हुई, लेकिन अगर क्या उसको परेशानी महसूस हो या क्या हो कि वो कैंसर हो सकता है? देखिए, अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो आप उसको कभी नॉर्मल नहीं लें, आप अपना पूरा चेकअप करवाएं। यूरिन में ब्लड कभी भी नॉर्मल, और अगर यूरिन में ब्लड बिना किसी दर्द के आ रहा है तो कैंसर होने के चांसेस बहुत है। पेनलेस हेमेचूरिया जिसको कहते हैं, उसमें कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, आपने कुछ रेगुलर टेस्ट जो होते हैं आपको एज के साथ में वो टेस्ट भी करवाने चाहिए, जैसे सोनोग्राफी हो गई, यूरिन टेस्ट हो गया, PSA टेस्ट हो गया, ये टेस्ट आपको रेगुलरली अपने करवाने चाहिए 50 के बाद में डेफिनेटली। रिकंस्ट्रक्शनल सर्जन के रूप में आपने अपना परिचय दिया, आप जाने भी जाते, ये क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, और इस तरह की क्या राजस्थान की बात करें या उदयपुर संभाग की बात करें, क्या और भी कोई है? या देखिए, रिकंस्ट्रक्शन इन यूरोलॉजी जो है वो मेनली जो पार्ट डैमेज हो गया उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, या कई बार ऐसा भी कहा जा सकता है कि जन्मजात ही किसी का एक पोर्शन बना ही नहीं है या डिफेक्टिव बना है तो उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना। तो रिकंस्ट्रक्शन में मेनली जो किया जाता है, एक मैंने बताया था आपको कि शुरू में कि एक यूरिथल स्ट्रिक्चर डिजीज होती है। यूरिथल स्ट्रिक्चर का मतलब होता है पेशाब का रास्ता सिकुड़ जाना। ये प्रॉब्लम जो है एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बार बार होती है। आपको जितनी बार हम दूरबीन से उसको ठीक करते हैं, रास्ते को चौड़ा करते हैं, फिर हो जाती है और मरीज़ को बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, बार बार ऑपरेशन होते हैं और कभी भी यूरिन बंद हो जाता है। कई बार डायरेक्ट पेशाब की थैली के अंदर नली लगानी पड़ती है। तो बहुत ही बॉदरसम और पेनफुल सिचुएशन है ये। होने का कारण, इस यूरिथल स्ट्रिक्चर जो है इसके होने का कारण मेनली इन्फेक्शन होता है। यूरिन में जिनको रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ या फिर किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा हुआ या बार बार स्टोन पास हो रहा है या बार बार ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, इस वजह से पेशाब का रास्ता उनका सिकुड़ जाता है। तो पेशाब के रास्ते को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करके उसकी जो लाइनिंग है उसको स्मूथ बना देना, उसको यूरिथ्रोप्लास्टी कहते हैं। और इसके अंदर जो हम स्किन यूज़ करते हैं वो मुंह के अंदर की बक्कल म्यूकोजा यूज़ करके उसके पेशाब के रास्ते को वापस बना दिया जाता है, जिसमें वापस से सिकुड़ने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो ये केसेज जो है यूरिथल रिकंस्ट्रक्शन के, यूरिथ्रोप्लास्टी के, ये हमने काफ़ी सारे किए हैं। ऑलमोस्ट हम 350-400 केसेज कर चुके हैं और हमारा जो सक्सेस रेट है इसमें मोर देन 95% है, बहुत अच्छा, और पेशेंट्स भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। एक रिकंस्ट्रक्शन हुआ यूरिथ्रोप्लास्टी। दूसरा रिकंस्ट्रक्शन होता है ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन, यूरिनरी ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन, उसको न्यू ब्लैडर कहते हैं। ये मोस्टली ज़रूरत पड़ती है हमें कैंसर के मरीजों में। अगर किसी पेशेंट को अगर कैंसर
है और कैंसर की वजह से उसको ब्लैडर निकालना पड़ रहा है, तो आंत से हम नया ब्लैडर बना देते हैं। नया ब्लैडर बना के उसको दोनों किडनी से जोड़ देते हैं और वैसे ही वो ब्लैडर जो है वो यूरिन को रिजर्व करता है और यूरिथ्रा के थ्रू उसको पास आउट कर देता है। तो इस तरह के जो केसेज हैं वो भी हमारे मोर देन 60-70 केसेज हो गए हैं और सभी पेशेंट्स अच्छा कर रहे हैं। कुछ इस तरह के कैंसर के अलावा कुछ पेशेंट हमारे पास में इस तरह के टीबी के भी थे। टीबी की वजह से उनकी दोनों नलियां खराब हो गई, यूरेटर जिनको कहते हैं, एज वेल एज ब्लैडर। तो उन पेशेंट्स का भी हमने ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन किया है, नियो ब्लैडर बनाया है। दो महिलाएं भी ऐसी आई थी जिनका एक का एक्सीडेंट की वजह से ब्लैडर पूरा ख़त्म हो गया था। दूसरा एक पेशेंट ऐसा था जिनका बच्चा हुआ था, बच्चा होने के बाद में ब्लैडर जो था उसमें इंजरी हुई और बाद में 2-3 बार ऑपरेशन हुए, किसी तरह से वो फेल हुए और उसका भी ब्लैडर ख़त्म हो गया था, तो उसका भी हमने रिकंस्ट्रक्शन किया। तो ये रिकंस्ट्रक्शन, इसको ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, नियो ब्लैडर कहते हैं। थर्ड जो है वो बच्चों में होता है, जन्मजात कुछ बच्चों में जो पेशाब का रास्ता होता है, यूरिथ्रा जिसको कहते हैं, वो डेवलप नहीं होता है। वो या तो नीचे की तरफ होता है या फिर वो ब्लैडर की नेक पे होते हैं, जिसको हाइपोस्पेडियाज या एपिस्पेडियाज कहते हैं। इन बच्चों का पेशाब का रास्ता पूरी तरह से वापस रिकंस्ट्रक्ट करके उसको टिप ऑफ पेनिस तक ले जाया जाता है और रास्ते को नया बनाया जाता है, नया ही रास्ता होता है वो। तो उसको हाइपोस्पेडियाज रिपेयर कहते हैं। वो भी उसके भी करने के 2-3 तरीके हैं। कई बार पेनिस की स्किन से ही करते हैं और कई बार हम बक्कल म्यूकोजा लेके भी करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन में अगर देखा जाए तो रिकंस्ट्रक्शन में ब्लैडर रिकंस्ट्रक्शन होता है, यूरिथ्रल रिकंस्ट्रक्शन होता है, एज वेल एज हमने यूरेट्रिक रिकंस्ट्रक्शन भी किया कुछ पेशेंट्स में जिनमें ऑपरेशन से या इस वजह से जो यूरेटर था वो डैमेज हो गया था। और कुछ मरीज टीबी के मरीज़ थे जिनका भी यूरेटर भी हमने रिकंस्ट्रक्ट किया और ब्लैडर भी रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। एज वेल एज काफ़ी सारे बच्चों के, छोटे बच्चों का ये ऑपरेशन भी जिसमें पेशाब का रास्ता था ही नहीं जन्मजात, उनको नया पेशाब का रास्ता बनाया। आपने बताया काफ़ी सारे इस तरह की सर्जरी आपने की है, सक्सेस रेट भी उसका बहुत है। तो क्या आगे जो लाइफ है उसकी, क्या वो लॉन्ग लाइफ सेफ है या उसको फिर से इस तरह की समस्या आ सकती है या उसको एक्स्ट्रा कुछ प्रिकॉशंस रखने रहेंगे? हाँ, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यूरिथ्रल रिकंस्ट्रक्शन, यूरिथ्रोप्लास्टी की बात की जाए तो यूरिथ्रोप्लास्टी जो बक्कल म्यूकोजा से हम बना रहे हैं उसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है और पेशेंट्स का फॉलोअप भी हमारे पास में 5-6 साल से 7 साल से भी फॉलोअप है। सारे पेशेंट्स ठीक कर रहे हैं, मोस्टली उसमें कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं रहते। पर उनको भी ये ध्यान रखना होता है कि जिस कारण से उनका यूरिथ्रा या डैमेज हुआ तो वो वापस प्रॉब्लम नहीं हो, बार बार उनको फिर से कोई इन्फेक्शन नहीं हो। अगर प्रोस्टेट की समस्या है तो वो प्रोस्टेट का टाइम से ट्रीटमेंट लें, स्टोन की समस्या है तो उसका स्टोन का प्रॉपर जगह से ट्रीटमेंट कराएं। ऐसे नहीं कि कुछ चीर-फाड़ करवा दिया, ऐसा करवा दिया जिससे रास्ता डैमेज हो जाए। ब्लैडर जो होता है, नियो ब्लैडर जिनका बनाते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर उस ब्लैडर के फंक्शन को किस तरह से अचीव करना है और बाय द टाइम वो उस फंक्शन को अचीव कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं कैसे यूरिन करना है, कैसे यूरिन को खाली करना है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें, किस तरह से यहाँ के यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है, किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर आने वाले मरीजों को मिलती है? और आपने बताया कि आपने काफ़ी सारी सर्जरी की है, तो क्या क्या एक्स्ट्रा जो मशीनरीज है वो यहाँ पे लगी हुई है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो बहुत एडवांस डिपार्टमेंट है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होते हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में वो सभी कुछ है। अभी हम मोस्टली जो स्टोन और प्रोस्टेट जो सर्जरीज कर रहे हैं वो सारे हम बिना किसी चीर फाड़ के लेज़र से कर रहे हैं। इसमें किसी तरह की कोई चीर फाड़ नहीं होती है। पेशेंट का जो वापस वर्क रिज्यूम करने का जो टाइम होता है वो बहुत मिनिमम होता है। 2-3 दिन में पेशेंट अपने घर चला जाता है, अपना काम करने लग जाता है। चीर फाड़ नहीं होने की वजह से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेडिसिन की, एंटीबायोटिक्स की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे 1 से 2 दिन रहता है और जो बेसिकली हर इंसान बिजी है, उनको काम पे जाना होता है। तो अगर स्टोन वाला पेशेंट जो पोस्ट RIRS अगर या URSL की बात की जाए तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वो अपने काम पे चला जाता है। मोस्टली पेशेंट वीकेंड पे आते हैं और नया वीक स्टार्ट होता है तो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये सब एडवांसमेंट की वजह से ही है। फिर आगे की बात की जाए तो एडवांस सर्जरीज की बात की तो यूरोलॉजिकल कैंसर्स की हमारे पास में पूरी टीम है। वी हैव GI सर्जन, वी हैव ऑन्को सर्जन, वी हैव यूरो सर्जन। तो एक टीम के साथ में हम यूरोलॉजिकल कैंसर्स को डील कर रहे हैं। थर्ड जो है रिकंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो रिकंस्ट्रक्शन का हमारा पूरा टीम है और रिकंस्ट्रक्शन हम बहुत
जिनके फंक्शंस वाइज देखा जाए तो हमारा फंक्शनल आउटकम काफ़ी बेटर है। तो टीम एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फुली एडवांस्ड है और पेशेंट्स का जो आउटकम है वो डेफिनेटली बेटर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रघुवंश सिंह राठौर, जिन्होंने यूरोलॉजी से जुड़ी हुई तमाम बीमारियों के बारे में बताया, उसका किस तरह से उपचार किया जाए और उन बीमारियों से किस तरह से बचा जाए। साथ ही साथ पीएमसीएच में किन एडवांस टेक्नोलॉजी से इन बीमारियों का उपचार किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिल पाए। और यही कारण है कि यहाँ पर जो इन्होंने सर्जरी की है उसकी सक्सेस रेट 95% से भी ज़्यादा है। हेलो डॉक्टर के शो में हमारा सिलसिला जारी रहेगा और अगले एपिसोड में हम और किसी डॉक्टर से बात करेंगे और बताएंगे कि हम अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही साथ पीएमसीएच में किस तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं के आधार पर यहाँ पर उपचार किया जाता है। धन्यवाद।